हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक लेक्चर सीरीज जो कि CUET पीजी और प्री पीजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। बेसिकली CUET पीजी और प्री पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक्स हैं, आप बहुत सारी RK शर्मा, अरुण कात्यान, निमराज सुंडा जैसी बुक्स को बेसिक्स के लिए पढ़ सकते हैं और आप रेफरेंस बुक्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने स्टडीज़ के लिए। आज हम जो लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिक एग्रीकल्चर बुक, जिनके ऑथर हैं निमराज सुंडा, और इनका जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है जनवरी 2022 का जो पब्लिकेशन है उससे हम कंप्लीट सिलेबस की जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ पेजेस पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, लाइक एग्रीकल्चर के इतिहास में जितने भी फादर्स हुए हैं, लाइक फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, सोयल साइंस कौन है, फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट, ये नंबर ऑफ जो डिटेल्स हैं वो फैक्ट बेसिस पे हैं और फैक्ट जो हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो आप जो स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस हैं उनको आप देख सकते हैं। हम कॉन्सेप्चुअल बेसिस की जो स्टडी है उस पर यहाँ पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी से। तो एग्रोनॉमी को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर एक्चुअल में क्या है। तो एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है क्रॉप्स को रेज करना या क्रॉप्स को उगाना, जबकि एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। और इससे बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एग्रोनॉमी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके ये बना है, एग्रोस और नोमोस। इट मीन्स इसका मतलब हुआ फील्ड का मैनेजमेंट करना। तो हम बोल सकते हैं कि एग्रोनॉमी ऐसी साइंस है जिसमें हम सॉइल, वाटर और क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर किस तरीके की एग्रीकल्चर के अंदर कंसिडर की जाती है। तो ये सब्सिस्टेंस टाइप की एग्रीकल्चर में कंसिडर की जाती है। सब्सिस्टेंट टाइप मतलब ऐसी फार्मिंग जो किसान जो है या लोग जो हैं वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए करते हैं, अपनी आजीविका के लिए जो खेती की जाती है, लाइक वो कमर्शियल ना होके सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है और ओपस रूरलम कामोदरम बुक किनके द्वारा लिखी गई थी। तो पीटर डेक्रेसियन जी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ओपस रूरलम कामोदरम बुक लिखी थी। इसके अलावा जेथ्रो टूल जो है उन्होंने वीड और जीरो टिलेज वर्ड दिया था और फादर ऑफ टिलेज के नाम से भी जेथ्रो टूल को जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक बुक पब्लिश करवाई थी जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ टिलेज कौन है या टर्म जीरो टिलेज किसके द्वारा दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम एग्रोमेट्रोलॉजी। सबसे पहले आता है कि वेदर क्या है। बहुत बार डायरेक्ट डेफिनेशन दे के पूछ लिया जाता है कि इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह का जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, लाइक वहाँ पर बारिश हो रही है, वो गर्म दिन है, वहाँ पर ठंडी पड़ रही है, दैट इज़ कंसिडर्ड इन वेदर। और क्लाइमेट क्या होगा, क्लाइमेट बेसिकली हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करने, वेदर कंडीशंस को बताने के लिए यूज़ किए जाने वाले टर्म है, जबकि वेदर जो है वो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर की कंडीशन बताते हैं और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम वेदर कंडीशंस को जब मेंशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, लाइक डी कैंडोले के द्वारा किया गया, कोपेन के द्वारा किया गया। तो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का वो काफ़ी बार पूछा जाता है कि इन्होंने किस बेसिस पर दिया। तो वेदर एलिमेंट्स के बेसिस पे कोपेन का क्लासिफिकेशन है जो कि 1936 में दिया गया। इसमें जो क्लाइमेट है उसको टोटल 5 कैटेगरीज में, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, लाइक एरिड रीजन है वो, या फिर किसी सेमी एरिड है। इस तरीके से इन्होंने 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया था वेदर को। इसके अलावा थॉर्नवेट का जो क्लासिफिकेशन है उसका भी बेसिकली फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है पीई इंडेक्स। पीई इंडेक्स का मतलब है प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इंडेक्स इज इक्वल टू P/E, जहाँ पर P प्रेसिपिटेशन को रिप्रेजेंट करता है और E इवेपोरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पीई इंडेक्स का फॉर्मूला होगा P/E × 100।
अब अभी तक तो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है कि पीई इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी पर्टिकुलर एक क्लाइमेट के लिए, लाइक जो 5 कैटेगरीज ऑफ क्लाइमेट दी गई हैं, वेट, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड एंड एरिड, उनके लिए। लेकिन आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में पीई प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस इंडेक्स की वैल्यू पूछी जा सकती है कि पर्टिकुलर सेमी एरिड के लिए ये क्या होगी। तो इसके लिए वो बनाया गया है कि पीई इंडेक्स सबसे ज़्यादा वेट क्लाइमेट के लिए होगा 128 या इससे भी ज़्यादा। इसके अलावा जो मोस्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स से पूछा जाता है। टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा और उसकी मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स वैल्यू पूछी जाती है। लाइक सब ह्यूमिड के लिए मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स जो वैल्यू है वो 0 टू -33.3 होती है, सेमी एरिड के लिए -33.3 टू -66.6 और एरिड के लिए मोर देन -66.6 होती है। ये आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है कि जिस तरीके का क्लाइमेट है उसकी एमडीआई वैल्यू क्या होगी, और एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि हम जो रेनफॉल बेसिस के ऊपर क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करते हैं, लाइक एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड और ह्यूमिड रीजन्स में रेनफॉल के बेसिस पे, तो हम एरिड रीजन किसको बोलते हैं, जहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है। तो इससे तो नंबर ऑफ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक एरिड रीजन हम तब बोलेंगे जिस रीजन में रेनफॉल जो है वो लगभग 250 mm से कम हो रही हो। सेमी एरिड रीजन हम 250 से 500 mm, सब ह्यूमिड में 500 से 1000 mm और ह्यूमिड में मोर देन 1000 mm जब बारिश किसी रीजन में हो रही है तो हम उसे ह्यूमिड रीजन या वहाँ उस पर्टिकुलर रीजन का जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होगा। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर क्या है। हम बोलते हैं ना कि हमारे चारों ओर का वातावरण जो है तो कैसा, जो कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, इस पूरे वातावरण को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर हाइट है कि जैसे जैसे हम सी लेवल, समुद्र लेवल से या धरती के स्तर से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो इस चीज़ को एटमॉस्फेयर को एक हाइट तक कंसिडर किया जाता है जो कि है 1600 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से। इसके बाद आता है कि एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर क्या है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में 4 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो ये सारी जो चीज़ है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में आती है। इससे हमेशा डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला तो एटमॉस्फेयर जो है वो किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, उसका बेसिस क्या है। तो वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस जो है एटमॉस्फेयर का वो इसका जनरली बेसिस है। अब यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। लाइक सबसे पहले हमारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर होगी वो ट्रोपोस्फेयर होगी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ सरफेस है, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लोवेस्ट लेयर होगी। जो एटमॉस्फेयर की लोवेस्ट लेयर होगी वो होगी ट्रोपोस्फेयर। देन इसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन आती है मीजोस्फेयर और लास्ट में आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है इसी को हम आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के जस्ट नियर बाई सरफेस जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो वेदर फिनोमिनाज हैं, लाइक बादल बन रहे हैं, रेनफॉल हो रहा है, फॉग, ड्यू, ये सारी जो वेदर फिनोमिना हैं ये ट्रोपोस्फेयर में अकर्स होंगे, ट्रोपोस्फेयर में घटित होंगे। मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि डिफरेंट जो वेदर फिनोमिनाज हैं वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर्स में अगर होते हैं, तो वो होंगे ट्रोपोस्फेयर में। इसके अलावा जैसे जैसे हम ज़मीन से एक एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो टेम्परेचर में हमेशा डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चारों लेयर्स में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आप याद रख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम अपर सरफेस की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर हम नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मीजोस्फेयर में जाएंगे तो फिर डिक्रीज होगा और थर्मोस्फेयर में जाएंगे तो फिर से इंक्रीज होगा। तो आप याद रख सकते हैं फर्स्ट लेयर में डिक्रीज होगा, देन इंक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पर्टिकुलर हर एक लेयर की क्या हाइट है। लाइक ट्रोपोस्फेयर जो है उसकी जो हाइट होती है वो 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा हम एक
टर्म आती है लैप्स रेट, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे लैप्स रेट के बारे में, लेकिन बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि लैप्स रेट क्या होती है। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो एल्टीट्यूड के साथ में जितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं लैप्स रेट, यानी कि तापमान में गिरावट आ रही है। और ये जो डिक्रीमेंट होगा टेम्परेचर में, ये कितना होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से होगा। तो इसमें जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लैप्स रेट कितनी है, तो आंसर होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसके अलावा जो भी वेदर फिनोमिनाज हैं वो पूरे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, और इसके अलावा जो पूरा एटमॉस्फेरिक मास है उसका लगभग 85% जो मास है वो ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर के नाम से जाना जाता है, और इसकी हाइट लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसी में ओजोन लेयर कंसिडर की जाती है, इसीलिए कभी कभी इसको ओजोनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है कि ओजोन लेयर जो है वो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, और ओजोन लेयर का सबसे ज़्यादा डिप्लीशन जो है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, इट इज़ ड्यू टू CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन नेक्स्ट लेयर आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर 50 किलोमीटर से लगभग 80 किलोमीटर तक की हाइट तक को हम मीजोस्फेयर बोलते हैं, जिसमें कि टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ में डिक्रीज होता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको टेम्परेचर किस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होगा, थर्मोस्फेयर की जो बेसिकली हाइट है वो 80 to 1600 किलोमीटर है। इसमें थर्मोस्फेयर को हम 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। थर्मोस्फेयर की जो लोअर लेयर होती है उसे आइनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, और इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। कुछ बुक्स में आप थर्मोस्फेयर के अलावा आइनोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, तो हम कंसिडर कर सकते हैं इसकी लोअर और अपर मोस्ट लेयर्स के रूप में। और इसमें जो पर्टिकुलर जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं वो इसी आयोनाइज्ड लेयर की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर में कौन कौन सी गैसेस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए यहाँ पर जो गैसेस का कंट्रीब्यूशन दिया गया है वो वॉल्यूम परसेंट के बेसिस पे दिया गया है। एक होता है वेट के बेसिस पे, एक होता है वॉल्यूम के बेसिस पे। तो यहाँ पर पहली बात ध्यान रखने की, वॉल्यूम के बेसिस पे दिया गया है। दूसरी बात, ये एटमॉस्फेरिक एयर का कंपोजिशन दिया गया है, ना कि सोइल का, क्योंकि बहुत बार सोइल और एटमॉस्फेरिक एयर जो है उन दोनों में गैसेस का जो वॉल्यूम बाई परसेंट है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में देखने को मिलता है। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर में कंपोजिशन की बात करें तो नाइट्रोजन लगभग 78.08% प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन लगभग 20.95, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 21% भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट होती है। ऑर्गन 0.93, ऑर्गन का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगभग 0.03 to 0.04% प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेरिक एयर में। वहीं अगर हम बात करें सोइल में, तो सोइल में कार्बन डाइऑक्साइड एयर की तुलना में ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो इट्स लगभग 0.3 से 0.4। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में और भी बहुत सारी गैसेस लाइक ओजोन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सोइल एयर। जो सोइल की एयर है उसमें क्या कंपोजिशन रहता है डिफरेंट गैसेस का। तो नाइट्रोजन परसेंटेज जो है वो लगभग सेम रहता है जैसा कि एटमॉस्फेयर की एयर है उसमें जो नाइट्रोजन परसेंट है लाइक 78.08%, उतना ही लगभग नाइट्रोजन जो है वो सोइल की एयर में प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो एटमॉस्फेयर की तुलना में थोड़ा कम होता है सोइल एयर में ऑक्सीजन। इसके अलावा CO2 जो है वो लगभग CO2 के लेवल में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अभी हमने डिस्कस की, इट्स 0.2 to 0.3% जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेरिक सोइल में। और उसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें इसकी कंसंट्रेशन होती है 0.03 to 0.04। नेक्स्ट हमारी बात आती है सोलर कांस्टेंट की। सोलर कांस्टेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर किसी भी सरफेस एरिया के ऊपर 1 मिनट में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया के ऊपर कितनी सनलाइट आ रही है उसे हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। और इस सोलर कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है जो आपको याद रखनी है, इट्स 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसकी बेसिकली आपको
यूनिट भी याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार यूनिट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो यूनिट चेंज करके दे देते हैं। देन कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में पूछेंगे तो इसका आंसर होगा 1.94। एंड अगर वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो कि इसकी ऐसा यूनिट भी है, उसमें अगर पूछा जाता है तो ये 1353 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ध्यान में रखनी है लक्स। ऐसा यूनिट हमने अभी डिस्कस की वॉट्स पर मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन लक्स जो है वो भी इसकी ऐसा यूनिट है जो कि ओल्डेस्ट यूनिट है। बहुत बार पूछा जाता है कि लक्स इज ए यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है, तो सोलर रेडिएशन की के मेजरमेंट की यूनिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोलर रेडिएशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। लाइक आप सभी ने पढ़ा होगा डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस होती हैं जो डायरेक्टली रिसीव्ड होती हैं सन से अर्थ की सरफेस पे। कुछ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होती हैं डिफ्यूज। बट इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है वो एल्बिडो से देखने को मिलता है। एल्बिडो क्या होता है बेसिकली, जैसे सपोज कि ये कोई अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सन रेडिएशंस आई, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के द्वारा सन रेडिएशंस को कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ मात्रा में उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस और आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस के बीच का जो रेशियो है उसे ही हम एल्बिडो के नाम से जानते हैं। और इसी का बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्बिडो को किस में मेजर करते हैं, परसेंटेज में मेजर करते हैं। और ये क्या होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग सोलर रेडिएशंस का रेशियो जो है उसे हम सोलर एल्बिडो के नाम से जानते हैं। अब जैसे हम क्या बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर सपोज कि ये कोई प्लांट की लीफ है, यहाँ पर सन रेडिएशंस आई तो इस लीफ के द्वारा कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कुछ को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, क्रॉप की सरफेस का एल्बिडो होगा या लीफ सरफेस का एल्बिडो होगा। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं और इसे परसेंट में मेजर किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एल्बिडो से वो इसकी डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी सुटेबल है। नेक्स्ट आती है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। आपने जब वेवलेंथ पढ़ी होंगी डिफरेंट सन रेडिएशन की, जब वेवलेंथ पढ़ी होगी तब उसमें पढ़ा होगा बहुत सारी लाइक यूवी रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं। तो उनका पर्टिकुलर एक अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य की लाइट्स होती हैं जिनको हम फिर यूवी रेडिएशन, एक्स रेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरीके से एक रेडिएशंस होती हैं PAR, दैट इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिनकी भी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होती है जो कि होती है 400 से 700 नैनोमीटर। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्लांट्स के पास भी सारे तरीके की लाइट आती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स किस वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करते हैं ये हमारे लिए याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की होती है, या फिर हम इसे 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस जो है इसको मेज़र हम क्वांटम सेंसर की हेल्प से करते हैं। इसके अलावा अभी हमने जो डिस्कस किया कि लाइक अलग अलग तरीके की सोलर रेडिएशंस हैं जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे हम यूवी रेज और एक्स रेज को हार्मफुल रेडिएशंस के अंदर कंसीडर करते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी जो रेडिएशंस हैं सोलर रेडिएशन, इनको मेंशन किया गया है। देन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है सोलर रेडिएशंस को मेजर किस तरीके से करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस को मेजर करने के लिए हम क्वांटम सेंसर को यूज़ करते हैं। पायरेनोमीटर और पायरेलियोमीटर जो है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि अर्थ की सरफेस पर टोटल कितनी सोलर रेडिएशंस आई। टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को हम पायरेनोमीटर से मेजर करते हैं और डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशंस जो हैं उनको हम पायरेलियोमीटर से मेजर करते हैं। देन आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वेदर का, जो कि बार बार चेंज होता रहता है टेम्परेचर। इसकी ऐसा यूनिट है डिग्री सेल्सियस, बाकी टेम्परेचर को अलग अलग यूनिट्स लाइक फ़ारेनहाइट, केल्विन में भी मेज़र किया जा सकता है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो है सेल्सियस। केल्विन जो है उसमें अगर हमें टेम्परेचर को चेंज करना है तो हम डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया गया है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। और केल्विन यूनिट जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को मेज़र करने की यूनिट है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर को हम बेसिकली थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके के थर्मोमीटर हैं बेसिकली, मैक्सिमम थर्मोमीटर, मिनिमम थर्मोमीटर और सॉइल थर्मोमीटर। इन तीनों में आपको बेसिक सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम थर्मोमीटर में और सॉइल थर्मोमीटर में हम
मरकरी को यूज़ करते हैं। जो होलो ग्लास ट्यूब होती है उसमें जो मटेरियल भरा रहता है वो मरकरी भरा रहता है। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम थर्मोमीटर और सोयल थर्मोमीटर में एज अ फीलिंग क्या भरा रहता है, तो मर्क्यूरी। और मिनिमम थर्मोमीटर में, क्योंकि हमें मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करना है, तो ऐसा कोई सब्सटेंस भरा होना चाहिए जो कि मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर भी फ्रीज नहीं होता हो, तो इसके लिए हम एल्कोहल को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इनकी जो फीलिंग है वही पूछी जाती है। मिनिमम थर्मोमीटर में हम एल्कोहल फिल करते हैं, मतलब एल्कोहल फिल हुआ रहता है, एंड मैक्सिमम और सोयल थर्मोमीटर में मर्करी फिल हुई रहती है। देन नेक्स्ट आती है कुछ टर्मिनोलॉजी लाइक थर्मोकपल्स, थर्मिस्टर्स। तो थर्मोकपल्स क्या होते हैं? ये एक सेंसर्स हैं जो कि सोइल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिमिलरली थर्मिस्टर्स जो हैं वो भी सोइल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन थर्मिस्टर्स को जनरली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, थोड़े इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। दो तरीके के हो सकते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इंफ्रारेड थर्मोमीटर बेसिकली ऐसा थर्मोमीटर का टाइप है जिसमें कि हम प्लांट की लीफ और उसके कैनोपी का टेम्परेचर बिना प्लांट के फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए करते हैं, यानी कि बिना प्लांट को थर्मामीटर से टच नहीं करवाया है, उसके बावजूद उसका टेम्परेचर जो है वो ज्ञात करने के लिए हम इंफ्रारेड थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया लैप्स रेट के बारे में। लैप्स रेट क्या होती है? जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है, उसे ही लैप्स रेट के रूप में डिफाइन किया जाता है। जो नॉर्मली लैप्स रेट होती है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि आप 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रिडक्शन मिलेगा। और अगर इसे ही हमें फ़ारेनहाइट में प्रदर्शित करना हो तो हम लिख सकते हैं 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। फिर एक नेक्स्ट टर्म आती है एडियाबेटिक लैप्स रेट। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होगी? एयर में चेंज के कारण, हवा की गति में, हवा के राइज या फॉल होने के कारण जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसे हम बोलते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट। और इसकी जो रेट होती है वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। इसके अलावा अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो होता क्या है, जैसे हमने बोला कि एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसी तरीके से एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ प्रेशर डिक्रीज होता है। और अगर अर्थ सरफेस के ऊपर बात करें तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब प्रेशर डिक्रीज होगा। यानी कि प्रेशर को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। जब एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो प्रेशर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ में डिक्रीज होगा। अगर हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। और अगर हम एक पर्टिकुलर अर्थ सरफेस के ऊपर बात करते हैं तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब प्रेशर डिक्रीज होगा। इसके अलावा मेजर्स ऑफ ह्यूमिडिटी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस तरीके से अभी आपको एक पूरा आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंसिडर करेंगे, कि कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से, कौन कौन सी पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डेली जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।